Hello students, now we'll be doing a marketing management chapter, that is part 3 here. So we'll be learning about this price. So price, what is this price actually? See, price is decided for the product. So here all the decisions related to the price of different type of products will be given over here. So company is going to decide. Basically pricing strategy is very critical because even a slight change in the price leads to the diversion of a consumer from one product to the other product. Like take example of Coke. Okay, अगर कोक को देखोगे, कोक एंड पेप्सी, दीज आर द टू कंपिटिटर्स, राइवलरी इन द मार्केट. ओके, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर और थर्ड की एंट्री कभी हुई नहीं है. दिस इज लाइक दैट. ओके, तो इन दिस केस वी कैन से दैट. तो यहाँ पर प्राइसिंग डिसीजंस बहुत ही कॉशियसली लेने पड़ते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर स्टेटिंग हियर that the price is a crucial element of marketing mix because customer is very sensitive to the price. Okay, so little variation in the price may shift the customer from one product to the other product, like case of Pepsi and Coke. So here they have given example of Pepsi and Coke. So here if the change is there from 8 rupees to 8.50, means just 50 rupees change can lead to the shift of the customer from one product to the other. तो बेसिकली ये करते क्या है, ये प्रोडक्ट को बिल्कुल सिमिलर प्राइस स्ट्रेटेजी पे रखते हैं. सिमिलर प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होती है? सी, अगर एक ने चेंज किया प्राइस 20 to 15 रुपीज, ठीक है, तो वो भी 15 रुपीज पे ले जाएगा. दूसरा मतलब कोक ने 20 रुपीज की तो पेप्सी विल ऑल्सो डू द सेम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, ही इज नॉट गोइंग टू कीप इट इंटैक्ट. वो एक जैसा नहीं रखेगा, वो भी चेंज करेगा. मैनी टाइम यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर छोटा पेप्सी आया था तो इट वॉज फॉर 15 रुपीज, तो छोटा कोक भी लॉन्च हो गया. मीन्स ये बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी रखते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से मॉनिटर करके चलते हैं. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सच अ बिग मार्केट इन दिस इन इंडिया. ओके, नाउ इट इज देयरफॉर important that the pricing decisions are taken and caution. Price must match the utility offered by the product or service. The customer is always ready to pay price equal to the utility he get from the product. तो यहाँ पर ये क्या बोलना मांग रहे हैं बेसिकली, जब भी आप कोई पे करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए तो आप क्या देखते हो, उसमें वैल्यू देखते हो, वैल्यू चेक करते हो. मतलब जैसे कि आप 50 रुपए पे कर रहे हो फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग. लाइक अपने पेन ही लिया, मान लेते हैं आपने पेन लिया 10 रुपीज का. अब इस केस में क्या हुआ, बेसिकली आपने जैसे 10 पेन लिया तो आप चेक करते हो वहां पर वैल्यू. वैल्यू चेक करते हो मतलब कि कस्टमर वैल्यू क्या होती है. जैसे कि दो पेन आपके पास अवेलेबल है, दोनों की प्राइसेस सेम है, बट एक पेन ऐसा है जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंक देता है या फिर एक्स्ट्रा रिफिल देता है. तो दैट इज द काइंड ऑफ एडवांटेज विच यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा रिफिल, फ्री रिफिल इन द प्रोडक्ट. सो वो उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली आप क्या करते हो कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जाते हो. समटाइम कंपनी ये नहीं करती हो, क्या करती है, प्राइस सेम रखती है बट स्टिल जो इंक रहती है दोनों पेन बिल्कुल सेम है, कुछ फ्री भी नहीं दे रही है और प्राइसिंग जो है वो सेम है. बट एक पेन की जो इंक है वो कुछ ज़्यादा राइटिंग कर सकती है. जैसे कि अगर एक रिफिल लिख सकती है 10 किलोमीटर और दूसरी रिफिल लिख सकती है 15 किलोमीटर. तो ये जो पहले पेन्स लॉन्च हुए थे तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी दिखाई थी कि हमारे जो रिफिल है वो ज़्यादा टाइम तक लिखेगी या ज़्यादा टाइम तक पेन चलेगा, और दोनों की प्राइसेस सेम थी. तो लोगों ने जो ज़्यादा चल सकता था उसमें देखा कि 10 रुपीज़ तो हम पे कर ही रहे हैं, मीन्स हमको ज़्यादा वैल्यू किस में मिल रही है, दूसरे में जो कि ज़्यादा लंबा चलेगा. तो दैट इज काइंड ऑफ एडवांटेज. कुछ ने स्ट्रेटेजी क्या देखी कि हम स्मूथ राइटिंग दिखाएंगे. स्मूथ राइटिंग मतलब कि बहुत ही स्मूथ चलेगा हमारा पेन. अब दूसरे पेन के कंपैरिजन में जो पेन स्मूथ है तो काफ़ी लोगों ने उसकी भी डिमांड की. तो उस तरह से कंपनियों ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखी. बट वैल्यू कस्टमर क्या करता है, वैल्यू चेक करता है. जो पैसा पे कर रहा है तो डेफिनेटली वो कंपेयर करेगा दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करके. नाउ price is normally expressed in the, now the price is there for every product. So price is normally expressed in the monetary terms. पैसों को हमेशा से monetary terms में दिखाया जाता है, ठीक है. So it is the worth of a product of a service of in the monetary terms. It is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys a something. See, जब भी कोई कुछ खरीदता है तो एक्चुअली वो मनी को सेक्रीफाइस कर रहा होता है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइस एंड ही ऑलवेज वांट टू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट. उसको हमेशा कस्टमर को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए रहेगा. जब भी पैसा जाता है तो उसकी इक्वल अमाउंट का सर्विस जो उसको सेटिस्फाई करता है, गुड जो उसको सेटिस्फाई करता है, वो उसको मिलना चाहिए. दैट इज द थिंग. नाउ प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. यही चीज हमने देख ली अभी. ओके, प्राइस में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. अब प्राइस को बेसिकली अलग अलग तरह से बोल सकते हो. लाइक हम बोल सकते हैं जैसे कि टोल टैक्स हम बोलते हैं, ट्यूशन फीस का नाम दे दो. फीस क्या होता है, प्राइस ये जो आप पे करते हो, ओके, एट ट्यूशन वगैरह. और टोल प्राइस जो आप
लेते हैं लोग। फिर प्राइस ऑफ जॉब इज सैलरी, जब कोई जॉब कर रहा है तो इन रिटर्न व्हाट ही आस्क फॉर सैलरी। तो सैलरी क्या रहती है इन मॉनेटरी टर्म्स, है ना, जो भी वर्क कर रहा है उसको मॉनेटरी टर्म्स। तो अगर आपको उसकी सैलरी, उसको अगर आप उसकी सर्विसेज लेना चाहते हो किसी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगी। फिर प्राइस फॉर अपार्टमेंट एज अ रेंट, अगर आप रेंट पे किराए से कहीं रहते हो डेफिनेटली यू हैव टू पे रेंट फॉर इट। तो जब भी आप रेंट दोगे तो क्या कर रहे हो, एक्चुअली प्राइस ही तो पे कर रहे हो, तो रेंट है, बाकी उसको बोलते प्राइस ही है वो। ठीक है ना। व्हाट इज प्राइस मिक्स, जैसे मैंने कहा था पहले कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर आप चार चीजें डिस्कस करोगे। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जब ये बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, तो ये प्राइस मिक्स क्या है, ऑल द डिसीजन विच आर रिलेटेड टू द प्राइस विल बी टेकन हियर। ओके, तो उसको हम प्राइस मिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो फिक्स करेंगे यहाँ पे प्राइस कमोडिटी की। एंड द डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कंपेटिटर। देखो कैसे देखना पड़ेगा, कंपेटिटर कैसी प्राइस रख रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रख के उससे रिलेटेड प्राइस ही रखनी पड़ेगी। देन डिसीजन रिलेटेड टू द डिमांड, अगर ज्यादा डिमांड है हाई प्राइस रख दो, कम डिमांड है तो कम प्राइस रख दो। देन डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट, अब प्राइस कितना रहना चाहिए, देखो एटलीस्ट आपका जो खर्चा है, कॉस्ट बैठी है उसमें उतना तो रिकवर होना चाहिए। तो कॉस्ट और प्राइस में बहुत अंतर है। कॉस्ट जब बोलते हैं तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कि जब एक यूनिट बनी, जैसे कि एक बॉल पेन बनाया कंपनी ने, ओके, उसको बनाने में जो कॉस्ट आई हो सकता है 5 रुपीज आई हो, अब वो आपको 10 रुपीज में सेल कर रहा है, तो पर यूनिट पे वो 5 रुपए, यानी कि उसका 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो ये होती इतनी कॉस्ट निकलनी चाहिए। अगर कंपनी 5 रुपए में बनाएगी और उतना 5 रुपए में ही बेच देगी, तो उसकी कॉस्ट रिकवर हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो मतलब कॉस्ट रिकवर होगी मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग कंपनी लुक्स फॉर। कंपनी थोड़ा प्रॉफिट तो हमेशा कोशिश करती है कि रखे, कोशिश यही रहती है। बट इन वर्स्ट टाइम, कभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया या आपकी डिमांड ही गिर गई, इन दैट केस लॉस लेना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी बंद भी हो सकती है फिर। तो इसलिए प्राइस को बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। नाउ, assigning a monetary value to the product or service for fixing a price of a product is not an easy job, so various factors are evaluated। अब बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर देखने पड़ते हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पर वर्कआउट करना है। तो बेसिकली कोशिश तो ये रहती है कि हमेशा आपको किसी तरह से प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में क्या हो जाता है, बेसिकली जैसे ही कंपनियां प्रोडक्ट लाएंगी, जैसे कि अभी गीजर्स वगैरह, हीटर्स, तो इसकी प्राइस वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जैसे ही ये सीजन एंड होने लगेगा तो अपनी प्राइस को ड्रॉप कर देते हैं। तो इनिशियली द प्राइसिंग विल बी हाई, लेटर ऑन दे आर गोइंग टू ड्रॉप देयर प्राइसेस। जैसे कि अभी विंटर में वूलन क्लॉथ्स महंगे हो जाएंगे, और यहाँ पर अभी जो टाइम है, इस पीक टाइम पे वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं कस्टमर से, फिर बाद में क्या होगा, वो सब सस्ता हो जाता है। तो ऑफर्स लेके आते हैं, 50% डिस्काउंट। तो इस तरह से कंपनियां वर्क करती है। तो यहाँ पर किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं भाई, फैक्टर्स जो कि प्राइस को जब डिसाइड करोगे कमोडिटी की, तो क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में आपको मार्केट शेयर में लीडरशिप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट बिके, सेल हो मार्केट में, मतलब सब ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, तो आपको प्राइस लो रखनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू डू मोर सेल्स यू हैव टू ड्रॉप योर प्राइजेस। सो दैट फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी प्राइजेस नीचे रख सकते हो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेच भी पाओगे। सेकंड इज सर्वाइविंग इन द competitive मार्केट। तो यहाँ पर जो भी आपका कंपेटिटर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस को रिड्यूस करना है, और कुछ ऑफर करना पड़ेगा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट इसलिए इशू करना पड़ता है कंपनी को समटाइम, बिकॉज सिंपली मार्केट में सर्वाइव करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रही होंगी। तो इस तरह से वो सर्वाइव करने के लिए कभी कभी डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। देन अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अगर आपको क्वालिटी ही देनी है तो आप प्राइस फिर ज्यादा ही रखोगे, क्योंकि कम पैसा देके क्वालिटी तो आप दे नहीं सकते हो। तो सी, जब भी कोई महंगा प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि आप नाइकी प्यूमा के शूज देखते हो, तो यूजुअली बहुत महंगे होते हैं, 5-6 थाउजेंड का शूज होता है। तो इन दैट केस वाई दे आर चार्जिंग मोर, बिकॉज वो क्वालिटी ही दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा पैसा वो ज्यादा चार्ज करेंगे फॉर श्योर। तो दैट इज द डिफरेंस। नाउ, द फर्स्ट पॉइंट वाज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव करना चाहते हो, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो। मार्केट शेयर होता है कैसे, मार्केट शेयर में मैं थोड़ा एलाबरेट करता हूँ। जैसे कि पीस ऑफ केक है, अब इसको मान लेते हैं दो कंपनियां, चार कंपनियां, ए बी सी डी मिलके शेयर खरीदती, सबका शेयर 25% था। अब आपने कोशिश की, जैसे कि आप हो कंपनी बी, ओके, बी कंपनी आप ही हो। अब आपने सोचा कि मैं ज्यादा
सेल्स करना चाहता हूँ। तो बी ने प्रोडक्शन बढ़ाया और प्राइसेस को फिर वो क्या होता है, देखो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आपने प्रोडक्ट कंसेप्ट में देखा था। जी, जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो उससे क्या होता है, प्राइसेस आपकी क्या कम रख सकते हो क्योंकि कॉस्ट कम होती है। तो ऐसा करके बी ने क्या किया, मान लेते हैं कि सेल्स उसने अब सेल्स बढ़ाने के लिए अब अपनी कॉस्ट कम कर ली, तो कोशिश करके उसने प्राइस भी अब कम कर सकता है। तो बहुत सस्ते में उसने मार्केट में ले आया अब अपने प्रोडक्ट। तो इससे होगा क्या, ये जो शेयर रहेगा, हो सकता है ए बी सी का जो शेयर रहेगा वो कम हो जाएगा, ए का, सी का और डी का शेयर कम हो गया और ये बी का शेयर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब वो सस्ते में करके ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो ये हो सकता है 2012 की सिचुएशन मान लो, ये 2013 की सिचुएशन मान लो। तो इस तरह से करके कंपनियाँ क्या करती है, बेसिकली अपना प्रोडक्ट को बढ़ा सकती हैं। तो ये होते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर इस तरह से कैप्चर करती है कंपनियाँ। नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट कॉस्ट वही चीज़ है, सी इतना तो पैसा रखना पड़ेगा आपको, इतना प्राइस रखना पड़ेगा सो दैट जो भी आपने पैसा लगा है, लाइक दो तरह की कॉस्ट होती है कंपनी में, कौन सी, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, टोटल कॉस्ट। ओके, तो वो पूरा का पूरा कॉस्ट आना चाहिए। जैसे कि कॉस्ट क्या होती है, रेंट दे रही होगी कंपनी, फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी लगा रखी है, उसका सैलरी देना, वेजेस देना लोगों को, तो ये सारा रॉ मटेरियल परचेस करना है, सारी कॉस्ट लगी हुई है। प्रोडक्ट वो सेल नहीं होगा तो फिर कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। तो प्राइस इतना तो रखना ही पड़ेगा जो उसकी कॉस्ट है। ₹5 में बना रहे हो तो वो कॉस्ट है आपकी। एटलीस्ट आप इससे कम नहीं जा सकते हो, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो ₹5 का बना के एटलीस्ट यू विल हैव टू सेल फॉर ₹8, ₹10 लाइक दैट। तो ये चीज़ होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके? तो ये एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्राइस आपको सेट करनी है। फिर एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो आप कम प्राइस रखोगे। ओके? या फिर उसके जैसा कॉम्पिटिटर का प्राइस है उसके आस-पास रखोगे ना, तो वो करना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, अपनी प्राइसेस हाई रख सकते हो। सिंपल है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। और एग्जांपल में क्या लिख रखा है, फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइस फॉर इट ड्रिंक विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ कोक एंड कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल इन द मार्केट। सी क्या होता है बेसिकली, ये सिर्फ दो ही कंपटीटर्स हैं यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर इनको दोनों ही अपने प्राइसेस यूजुअली हाई रखते हैं, कम नहीं करते, क्योंकि इन दो के अलावा तीसरा कंपटीटर नहीं है। जो भी आता है इनके अंडर ही ज्वाइन होता है ना, आइदर हिल बी ज्वाइनिंग अंडर कोका कोला ब्रांड और पेप्सी ब्रांड। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, दे आर हैविंग अ सिमिलर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसा कोक प्राइस रखता है वैसे ही पेप्सी भी अपना प्राइस रखता है। अगर एक बॉटल 50 रुपीज में 1 लीटर का मिलता है तो कोक का तो सेम वे थम्स अप का भी आप देखोगे या दूसरे ब्रांड का भी देखोगे तो वो भी उतने ही रुपए में मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो 20 रुपीज या 30 रुपीज हाफ ऑफ द प्राइस मिल जाएगा। ओके, नाउ कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। सिंपल, the last but not the least factor which is kept in mind while fixing the price of demand of the product। अगर डिमांड ज्यादा तो आप भी जानते हो कि see demand of the product is inelastic, no or very less substitute are available, then they can keep हाई प्राइसेस। अगर देखो क्या होता है बेसिकली, अगर प्राइस ड्रॉप करने से आपके ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी तो फिर उसको मतलब ही नहीं, जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो वही करोगे। और मतलब अगर ऐसी हालत है कि मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट की, तो आप हाई रखोगे, डिमांड लो है तो आप क्या करोगे, प्राइसेस को कम रखोगे। ठीक है? जैसे कि मान लो अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसके जैसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में है ही नहीं, मतलब कि बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में कंपनी थोड़ा हाई प्राइसेस ही रखती है, क्योंकि जब कंपटीशन कम है सो एवरीबॉडी थिंक कि थोड़ा ज़्यादा प्राइसेस रखकर हम सेल्स कर लेंगे, इससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से डिमांड और यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी प्राइसेस को रखेंगे। ओके, सेम वे अगर डिमांड इलास्टिक हो, इलास्टिक का मतलब क्या है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वर्ड कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इलास्टिक यानी कि थोड़ा सा भी प्राइस अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड आना और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होना, तो उसमें क्या होता है, प्राइस आपको क्या रखना पड़ेगी, थोड़ी कम लानी पड़ेगी। क्योंकि देखो जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूट रहते हैं और डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि आप जानते हो कि अगर इलास्टिक है मतलब आप अपना प्राइस ड्रॉप करोगे ना थोड़ा, तो क्या होता है बेसिकली, कस्टमर्स विल कम टू योर कंपनी, वो परचेस करने के लिए आएंगे। ओके, लाइक एग्जांपल एसी यू कैन टेक, एसी का प्राइस कम करके देखो, अभी 25,000 या उसको 20,000 कर दो, देन यू कैन सी द रश ऑफ पीपल्स कमिंग फॉर परचेसिंग दिस एसी एयर कंडीशनर एंड ऑल। तो ये रहता है इलास्टिक होना, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्राइसेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर मान लो ऑल टाइम एक जैसे ही प्राइस चला सकते हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समर वमर विंटर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वैसा प्राइस, एक स्टेबल प्राइस भी रख सकते हो। ओके, जैसे कि पार्ले जी ने रख रखा है ₹5 का पार्ले जी, समर में, विंटर में, रेनी सीजन कभी भी जाओ इट विल बी ऑफ ₹5 ओनली, तो फ़र्क नहीं पड़ता उसको। नाउ आफ्टर दिस गवर्नमेंट एंड लीगल regulations।
तो ये क्या चीज़ है? सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट by including the product in the category of essential commodities, like अगर ड्रग्स हैं, फूड आर्टिकल्स है, एलपीजी है, अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो गवर्नमेंट के लीगल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हो, क्योंकि एसेंशियल गुड्स हैं. सो फॉर ऑल these essential goods, the government has made some legal regulations, and government will be controlling prices, and government will be doing intervention in this. Okay, वो इंटरफेयर करेगी गवर्नमेंट इसमें. देन मार्केटिंग मेथड यूज. सी, मार्केटिंग मेथड बहुत सिंपल है समझना, कि जब बेचने के लिए अगर आपने जो टेक्निक लगा रखी है, जैसे कि हो सकता है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजमेंट आप यूज कर रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर रख के उसकी सेल्स बढ़ा रहे हो, तो ऑल दिस थिंग्स इंक्लूड लॉट ऑफ कॉस्ट. जब एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर रख के, तो उसमें करोड़ ऑफ रुपीज विल बी इन्वेस्टेड ना, बहुत सारा पैसा लग जाता है. लाइक विराट कोहली इज डूइंग एड फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो दैट इज वाई, सी, जो पैसा तो चला गया, अब वो पैसे को एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को कहाँ ऐड करेंगे? डेफिनेटली प्राइजेस में. तो प्राइजेस जब आप खरीदोगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आप एक तरह से जैसी प्रोडक्ट खरीदोगे, तो उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी वहां से रिकवर होने लगेगा कंपनी का. तो जो भी वो खर्चा करते हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, एक्चुअली वो कस्टमर से वसूल लेते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मेथड. जितना हाई कॉस्ट, जितना ज्यादा कॉस्ट बैठा होगा लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइजेस भी ज्यादा रहेंगी. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ आफ्टर दिस, नाउ प्रमोशन. सो व्हाट इज प्रमोशन? सी, प्रमोशन एक ऐसी एंटिटी है या एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, which is concerned with the activities which are undertaken to communicate with the customers and distribution channel to enhance the sales. तो एक तो लिखा है enhance the sales, सेल्स को बढ़ाने का काम है, और कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ में, तो इससे प्रमोट होता है, मतलब इनका प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, एंड मोर पीपल विल बी इंड्यूस्ड टू बाय इट. ओके, the promotion communication aim at focusing and persuading the customer to buy the product and informing him about the merit of the product. तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाया जाएगा कस्टमर के साथ में, ताकि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे. तो प्रमोशन मिक्स क्या है? इट रिफर्स टू ऑल द डिसीजन, सब डिसीजन के बारे में ही है ना, तो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो जो भी प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होगी वो प्रमोशन मिक्स के अंदर होगी. ओके, नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ प्रमोशन मिक्स आर सिलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया. आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, लोगों को कैसे बताओगे आपका प्रोडक्ट क्या है? डेफिनेटली थ्रू सम यूज ऑफ मीडिया लाइक एडवर्टाइजमेंट. और सिलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक, और कुछ प्रमोशनल टेक्निक लगा सकते हैं. लाइक यू कैन सी द बैंक, हाउसिंग लोन कंपनीज लाइक एचडीएफसी होम लोन, वो छतरी लगा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं. सेम कंपनीज देखते हो, सेल्युलर कंपनीज के कुछ आप देखोगे आउटलेट्स खुले हुए हैं जो कि बहुत सारा प्रमोशन कर रहे होते हैं. वीवो ने किया था. ओके, तो वो जो चीजें करते हैं बेसिकली प्रमोट करने के लिए, उनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं. ओके, नाउ यूजिंग पब्लिसिटी मेजर एंड पब्लिक रिलेशंस. यहाँ पे पब्लिक रिलेशन पब्लिसिटी करते हैं प्रोडक्ट की, ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिके. Now, there are various tools and elements available for the promotions are they adopted by the firms to carry on promotional activity are. कौन कौन से तरीके देखो अपनाए जाते हैं सबसे पहले प्रमोशन के लिए? एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, मतलब डायरेक्ट लोगों को जाके बेचना, सेल्स प्रमोशन करना, पब्लिक रिलेशन, लोगों से रिलेशनशिप बनाना. तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले आता है. ओके, तो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? सो एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होता, बेसिकली एक पेड फॉर्म है जहाँ पे आप लोगों से मिलते भी नहीं हो, बट फिर भी एक आइडिया से आप एक आइडिया से एक शॉर्ट ऐड बनाते हो, या फिर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हो जिससे कि लोग क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए आपको खरीदने के लिए कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इन्फ्लुएंस करना माइंड के कस्टमर को, एडवर्टाइजमेंट इतना इफेक्टिव होना चाहिए. ओके, सो इट इज नथिंग बट पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर नॉन पर्सनल है, क्योंकि आप लोगों से मिल तो रहे नहीं हो, टीवी पे दिखाओगे. एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, आपका जो आइडिया है ऐड का बहुत ही अच्छा होना चाहिए. गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो कि व्यक्ति जो कि एडवर्टाइजमेंट करवाएगा अपना, जैसे कि एमपीएल एमपीएल स्पॉन्सरशिप करता है, ताकि उसके प्रोडक्ट वहाँ पे, जो कि प्रोडक्ट है नथिंग, इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसपे लोग ट्रेड करके गेम खेल के पैसा कमाते हैं. तो बेसिकली वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बना हुआ है, एक तरह से वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा है अभी, जो मैचेस हुए थे क्रिकेट के उसके अंदर. तो इट इज एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन where a standard or common message related to the merits of price and availability of products and services given by the producer or marketer. So what they are going to give information through this advertisement, वो आपको बताएंगे उनका प्रोडक्ट का मेरिट क्या है, फायदे क्या है, सर्विसेज हो सकती है, गुड भी हो सकता है. ओके, तो कौन बताएगा? प्रोड्यूसर बताएगा. नाउ द एडवर्टाइजमेंट
builds pull effect on advertisement, try to pull the product by directing appeal to the customer to buy it. So ये क्या होता है advertisement, it's just a kind of appeal which is made to the customer कि आप हाँ हमारा प्रोडक्ट खरीदो. Now सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है. It is a paid form, so sponsor has to pay for the advertisement. He has to bear a cost or communicate with the customer. तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है बेसिकली उसको सारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है. तो ये जो चीज़ रहती है बेसिकली, अगर एमपीएल या क्रिकेट मैचेस का स्पॉन्सर है तो वो अपना पैसा लगा के क्या कर रहे हैं, कॉस्ट बियर कर रहे हैं. और वो क्या एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का. ओके. तो कोक, पेप्सी, सीएट सब कंपनियां करती हैं. Now, impersonality मतलब there is no face to face contact between customers and advertiser. It creates a monologue और not a dialogue. मतलब कि यहाँ पर कस्टमर से और कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करते एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता. ये तो बस ऐसा है कि मीडिया पे आपने शो कर दिया और कंज्यूमर का माइंड आपने इन्फ्लुएंस कर दिया. सो ये इन पर्सनैलिटी एक फीचर होता है इसका. नाउ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड कंपनी, फर्म और इंडिविजुअल. तो अभी कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैचेस के केस में एमपीएल हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गया. अगर ये स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये इनका चेहरा है. सो आइडेंटिफाइड कंपनी हो सकती है जिसको आप पहचानते हो, फर्म और एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है. नाउ रीच. तो रीच क्या होती है बेसिकली, क्यों किया जाता है, देखो एडवर्टाइजमेंट पहुंच बनाने के लिए. तो मार्केट बहुत बड़ा है, हमको पता है बहुत लार्ज मार्केट होता है. तो एज थ्रू वेरियस मीडियाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट देयर इज अ बेनिफिट ऑफ मास रीच ऑफ पीपल. तो ये सबसे पहले रीच बनाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. सेकंड इज चॉइस. जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपके पास में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल रहती है, लाइक वीडियोस, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया भी है जिसमें आप पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हो. तो चॉइस आपकी है. Now, under each category, large variety is available. For example, in print media, we can select from magazine, newspaper, banners, etc. अब ये डिसाइड करना पड़ता है कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट करना है तो क्या सस्ता पड़ेगा. प्रिंट मीडिया जनरली सस्ते पड़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर रखोगे तो कॉस्टली पड़ेगा. तो इट इज ऑल काइंड ऑफ चॉइस विच आर हियर इन एडवर्टाइजमेंट. Now, legitimacy. What is legitimacy? In advertisement, the messages regarding the product or service are given publicly to customers. So there is always a proof that the customer believes that the publicly the company will not give false information. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, कंपनी बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है. जो भी कंपनी ऐड देती है ना, जनरली पब्लिक उस पर बिलीव करती है कि कुछ गलत नहीं बेच रहा, सही ही बेच रहा है. तो ये एक तरह से प्रूफ रहता है कंपनी के पास कि मैं कोई झूठा प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट सेलिंग अ फेक प्रोडक्ट. दिस इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. तो ऐड कौन करता है, एक जेन्युइन पर्सन ही करता है. तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट वाली चीजें बिकती हैं. नाउ एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेसिव क्या होता है. एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू मार्केटर टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, कलर, पिक्चर्स, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा. अब जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, उसके प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करके दिखाया जाता है. तो उस प्रोडक्ट से आप रिलेट करते हो. ओके. तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट उससे रिलेटेड रहता है. लाइक यू हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिओडेंट्स. तो परफ्यूम के एड्स आपने देखे होंगे, उसको ड्रामा के फॉर्म में दिखाया जाता है बेसिकली. बट लाइक ऑल्सो इन केस ऑफ इंश्योरेंस भी देखे होंगे, इंश्योरेंस के एड उसमें भी ड्रामा की तरह दिखाते हैं. किसी की डेथ हो गई, इंश्योरेंस ने लिया, तो हिज फैमिली सफरिंग. तो ये चीजें क्या रहती है, एक्सप्रेस करता है उसके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइजमेंट बना के एक्सप्रेसिव वे में दिखाते हैं, so that you can understand. So here on television you must have seen some advertisement like this. Right now you can see some mutual fund ads are going on, so many mutual fund ads are going on. So वो जो चीजें हैं वो दिखा रहे हैं वहाँ पे कि एक्सप्रेस करके बता रहे हो लोग कि क्या चीज है, क्या होता है, लाइक दैट. इकोनॉमी. Economy means, see, it is always felt that the advertisers increases the cost of the product. तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी देखो क्यों है, क्योंकि सबको लगता है कि देखो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है एडवर्टाइजमेंट करना, तो इससे प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाते हैं. बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी को इससे फायदा रहता है. सी, इफ द कंपनी स्पेंडिंग 10 करोड़ फॉर ब्रांड एम्बेसडर, देन कंपनी विल अर्न 100 करोड़ आउट ऑफ इट. है ना, अगर 10 करोड़ ब्रांड एम्बेसडर को दिया है तो कंपनी 100 करोड़ उस पर कमा सकती है फिर. तो ये फायदा रहता है. इट इज काइंड ऑफ इकोनॉमी. तो वॉट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्ट ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट, द बेनिफिट्स आर मच मोर देन दैट. है ना, बेनिफिट ज्यादा रहते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज हियर, एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, कस्टमर फील मोर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी, है ना, एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर क्लेम दैट दिस बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजमेंट. तो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फाई होता है जब भी वो देखता है और एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है. Now, the sales promotions. So, what is sales promotions?
See, sale promotion refers to the short-term use of incentive or other promotion activities to stimulate the customer to buy the product. कितना बढ़िया लिखा है कि मतलब एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, एक इंसेंटिव है, जो एक फायदा बोल लो उसको, जो कि कस्टमर को ललचाता है, एक तरह से ग्रीड उसके अंदर लाता है कि वो उनका प्रोडक्ट बाय कर ले। ओके, जैसे कि इसका इफेक्ट करता है बेसिकली, क्यों किया जाता है? सी, सेल प्रमोशन टेक्निक आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे ब्रिंग शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। सबसे पहले क्या करते हैं सेल्स प्रमोशन, क्या करता है कि सेल्स को बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट, 20 पॉइंट है, स्टॉक क्लियर करता है, स्टॉक क्लियरेंस होता है ना। Then C point, sales promotion technique induces customer as well as distribution channels। तो सेल प्रमोशन करती कौन है? कंपनी कर रही है। देखो ये ना, ये कंपनी कर रही है, तो इसको देखकर जो होलसेलर रिटेलर है इनके लिए भी प्राइस पे कुछ कम ज्यादा है, डिस्काउंट इनको भी देती है कंपनी, तो इनके लिए भी अच्छा है। तो ये लोग भी क्या होते हैं? इंड्यूस होते हैं, मीन्स द डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर विल डिमांड फॉर मोर, वो ज्यादा डिमांड करने की कोशिश करेंगे, वो भी बोलेंगे अरे सस्ता दे रही है कंपनी, प्रमोशन कर रही है, तो चलो ज्यादा खरीदते हैं इस बार। तो इस तरह से कंपनी का जो स्टॉक भी क्लियर होता है और कंपनी के पास पैसा भी आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की भी यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, डी पॉइंट है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक हेल्प्स टू विन ओवर द कंपटीटर। अब ये क्यों होता है? बेसिकली सी, ऐसा करने से आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी निकलेगा, पैसा आएगा कंपनी के पास, तो आप कंपटीशन में आराम से सर्वाइव कर सकते हो। यू कैन इजीली बीट योर कंपटीटर्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? बेसिकली पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग पर्सनली, मतलब फेस टू फेस लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर पर्पस ऑफ सेल। तो कई बार जब आपके सामने डायरेक्ट सेलर आके खड़ा हो जाता है और आपको सेल करता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ क्या लिखा है? पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट टू डिजायर व्हाट सेलर वांट्स, बट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये ऐसा नहीं है इसका बिल्कुल कि पर्सनल सेलिंग का मतलब ये हो जाता है कि बस जो डिजायर है, जो सेलर चाहता है बस वो कर देगा, बस पुश कर देगा अपना प्रोडक्ट और सेल कर देगा। वो इसलिए करते हैं पर्सनल सेलिंग क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनको देना पड़ता है। तो ये पर्सनल सेलिंग जो है, ये चीज, ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में। और ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ में, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, हम उसको जल्दी कन्विंस कर सकते हैं। तो कन्विंसिंग यहाँ पर होनी चाहिए पर्सनल सेलिंग के अंदर, देन ओनली द कस्टमर इज गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग? तो सबसे पहले इसका फीचर क्या है? जाहिर सी बात है, पर्सनल इंटरेक्शन है, आप मिल रहे हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। फिर टू वे कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि आमने सामने बायर सेलर दोनों खड़े हैं। तो जो बायर बोल रहा है सेलर सुन रहा है, जो सेलर बोल रहा है बायर सुन रहा है, तो ये दो वे का कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। और जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो यहाँ से क्लैरिफाई हो जाते हैं, सामने बिल्कुल खड़े होके हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते हो तो क्या होता है? बेसिकली डाउट आता है कि ये कैसा होगा, बट अगर सामने अगर सेलर है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्वेरीज, जो भी प्रोडक्ट के बारे में वो आपको जवाब देगा। ओके, देन बेटर रिस्पॉन्स आएगा इसी, क्योंकि आप जो भी चीज़ पूछ रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको सामने बता देगा, अटेंशन के साथ में सुनेगा, आपको जवाब देगा, तो बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलता है। देन रिलेशनशिप, जब फेस टू फेस आप बात करते हो किसी से, तो आप रिलेशनशिप भी बनाते हो। ओके, तो यहाँ पे बायर सेलर जब मिलेंगे एक दूसरे, तो क्या होता है? दे फ्रेंड मेक सम फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच अदर, तो रिलेशनशिप भी बनती है। तो ये काफी अच्छी बात होती है इस पर्सनल सेलिंग। इसका ये भी इम्पैक्ट रहता है, कई बार आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर देते हो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो इस तरह से सेल्स बढ़ जाती हैं। देन बेटर कन्विंसिंग, तो कन्विंसिंग भी हो जाती है, क्योंकि जब सामने खड़ा है, वो मना कर रहा है कि मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, कोई भी कस्टमर, तो आप उसको, उसकी ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पर्सनल सेलिंग एक बहुत इफेक्टिव फॉर्म है प्रमोशन का। बिकॉज ऑफ विद दिस द सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द बायर फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर उसको चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ कि ये चीज कैसे काम करती है। लाइक यू हैव सीन दिस एक्वागार्ड, दिस वाटर फिल्टर एंड ऑल। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि नो सर, नो नीड टू बाय, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन देख के अगर आप एकदम से इन्फ्लुएंस होते हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको कन्विंसिंग करना बोलते हैं। एक बार अगर आपको लगा कि नहीं ठीक है, इसने इतनी मेहनत की है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, तो चलो ठीक है, प्राइस पूछ लेता हूँ, और अगर प्राइस आपको समझ में आती है, तो देन यू कैन गो फॉर इट, आप बाय कर लेते हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस, द पब्लिक रिलेशनशिप। तो व्हाट इज पब्लिक रिलेशनशिप? रिलेशनशिप पब्लिक के साथ में बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, देखो भी मार्केटिंग मिक्स का। क्योंकि जब रिलेशन बनते हैं, तो एक तरह से वो जो रिलेशन जिसके साथ बना है, जो भी कस्टमर है, तो 10 जनों को रिकमेंड करके आपके पास भेजता है, और उसको अच्छा भी लगता है, और इससे आपकी गुडविल बनी रहती है कंपनी की, और आपका सेल्स होता रहता है प्रोडक्ट विदाउट मच एफर्ट्स। तो ये अच्छी बात होती है पब्लिक रिलेशनशिप बनाना मार्केटिंग में। सो अपार्ट फ्रॉम 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट टूल
ऑफ मार्केटिंग मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशनशिप। तो वैसे तो अपन 4 पीस पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, बट पब्लिक रिलेशन भी होता है। तो ये क्या चीज होती है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। तो इन सिंपल वर्ड पब्लिक रिलेशन मीन्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद पब्लिक। तो कैसे मेंटेन करोगे रिलेशनशिप? इससे क्या होता है, जैसे मैं कहा था कि गुडविल आती है, मतलब कंपनी के बारे में लोग जानते हैं, भरोसा करते हैं, फेथ क्रिएट होता है, और वो कंपनी को फायदा देता है ना। पब्लिक रिलेशनशिप इवेल्युएट पब्लिक एटीट्यूड, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन with public interest and to earn public understanding and acceptance। तो कंपनी अपनी पॉलिसी ऐसी बनाती है, प्रोसीजर ऐसे बनाती है जो कि बिल्कुल आपके कंपनी के बिल्कुल हित में जाते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि पॉलिसीज़ कंपनी की कुछ ऐसी रहेगी, जैसे कि जब भी कुछ वो होता है, जैसे कि कुछ प्रमोशन आया, जैसे कि कंपनी ने बोला कि फ्री सर्विसिंग होगी। तो ऐसा नहीं कि जो नई कार आ रही है तो उनको लिए ही रहेगी, जो भी एक्जिस्टिंग कस्टमर है सबको कॉल जाएँगे, मैसेजेस जाएँगे कि हम फ्री वॉश करके देंगे कारों को, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपको कम कॉस्ट में सर्विसिंग करके देंगे। तो पब्लिक रिलेशनशिप वो बनाते हैं। तो इस तरह से वो जानते हैं कि लोगों का जो एटीट्यूड है, जो उनका एक कंपनी के प्रति रहता है, वो हमेशा रहना चाहिए। इफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल आर इज नॉट देयर, मीन्स अगर वो काफी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चल रही है पब्लिक की, तो पूछते ही नहीं, सेल करने के बाद इन्होंने आज तक एक फोन कॉल भी नहीं किया, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है मार्केट में, जो कि अच्छा नहीं रहता, कंपनी की गुडविल डाउन होती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो पब्लिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सो पब्लिक डज नॉट मीन्स कस्टमर बट इंड्यूसेस शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स एक्सेट्रा। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कस्टमर। इसमें कौन-कौन आते हैं? शेयर होल्डर, सप्लायर्स हो गए जो सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज़ हो गई जो कि बीच में आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, कस्टमर्स हो गए, ये सबके साथ में जिनका कंपनी के साथ में इंटरेस्ट है, लेना-देना है, उन सबके साथ वो कम्युनिकेट करती है, सबको बताती है अपने बारे में, क्या करने वाली हूँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है तो वो बताएगी। तो इस तरह से कंपनियाँ चलती हैं। तो द फर्म सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड अपॉन द सपोर्ट ऑफ दिस पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल द फर्म्स नीड एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडिलमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मिडिलमैन को भी खुश रखना पड़ता है। तो जो भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी अच्छे-अच्छे ऑफर्स देते हैं। कभी-कभी टीवीज़ फ्री देते हैं उनको, अच्छी सेल्स करी। तो ये चीज़ क्या होती है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उनके साथ में, उनको अवार्ड देते हैं। तो दिस इज़ सिंपली डन टू मोटिवेट देम मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आल्सो, है ना? तो उसके साथ में भी करते हैं। नाउ इन वेल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु प्रोवाइड कैपिटल। अब शेयर होल्डर तो पैसा दे रहा है, तो उसको उसको भी मतलब वो काफी उससे कांटेक्ट करते रहते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कुछ भी टाइम टू टाइम उनको एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करना, उसकी कॉपी सेंड कर देना, कंपनी का परफॉर्मेंस बताना, ये सब चीजें, ताकि वो इंटरेस्ट लेते रहे उनकी कंपनी में। So this is the most important part of the public as success of business depend upon the support and demand of customer only। मतलब कि यहाँ पे कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करते हो। डिमांड करोगे तो ही चीजें सेल आउट होंगी। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? अब कैसे कर सकते हैं पब्लिक के साथ में रिलेशनशिप? सबसे पहले तो न्यूज़ में बने रहो, है ना? समटाइम्स द कंपनी गेट इन्वॉल्वड इन सम एक्टिविटीज। जब भी कुछ चैनल्स में आप देखोगे कंपनी की कॉन्फ्रेंस होती है तो न्यूज़ में आती रहती है। तो कंपनी नेम्स मस्ट बी कवर्ड इन द न्यूज़ फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन, फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो कई बार मारुति भी करती है कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ मैं, तो न्यूज़ में आ जाता है उनका कार वगैरह के टेक्नोलॉजी के बारे में, तो लोग उसको पढ़ते हैं, तो मैगजीन के थ्रू या फिर न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, तो उनको अच्छा लगता है, और एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है कि हाँ, कंपनी भी कुछ अच्छा कर रही है। नाउ स्पीचेस, स्पीचेस क्या होती है? बेसिकली जो उसके कॉर्पोरेट लीडर्स रहते हैं वो स्पीच देते हैं। तो आके लीडर जो रहते हैं, जैसे कि मारुति की बात करते हैं, तो जो भी उनके लीडर हैं वो आके क्या करेंगे, वो सबके सामने आके पब्लिकली बोलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर जब भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे सीएनबीसी न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ पर सब लीडर्स आते हैं, कई बार वो बताते हैं, अपने बारे में बात रखते हैं, अपनी कंपनी के बारे में। तो बेसिकली करते क्या है, वो इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? सी, इन्फ्लुएंस वेरियस मेंबर्स पब्लिकली स्पीक, स्पेशली बैंक्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे जो भी बैंक है, बैंक लोन देती है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं कंपनी में। तो पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट क्रिएट्स ओकेशन व्हेन द स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द कंपनी। तो पब्लिक रिलेशनशिप या पीआरओ रहता है इनकी कंपनी में, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर कंपनी के लीडर आके बात कहते हैं अपनी। तो बेसिकली न्यूज़ चैनल वाले भी आ जाएंगे, और सब लोग, बैंक के लोग, शेयर होल्डर, जो भी उन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइज किए, बेसिकली इस तरह से किया बेसिकली,
ताकि लोगों के पास में उनकी स्पीच सुनी जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। फिर इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। तो इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आते हैं कई बार, मैचेस, स्टेज शोज, ये सब क्यों करती है कंपनी, ये इवेंट ऑर्गेनाइज इसलिए होते हैं ताकि लोग उनके बारे में जाने। ठीक है, कंपनी को हमेशा एक न्यूज में बना रहना पड़ता है, तो इवेंट शो करना भी बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पर लोग हमेशा कंपनी के बारे में जानते हैं, और इससे पब्लिक से रिलेशनशिप भी बनता है कि कंपनी भूल नहीं गई है लोगों को। कंपनी बोलती है कि मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मैं वो थी जब हमने एस्टेब्लिशमेंट किया था। लाइक मारुति हमेशा बोलता है कि हमने बहुत पहले से चला रहे थे और हमने मिडिल क्लास को टारगेट किया, और ये सब बातें इस इवेंट में करते हैं वो लोग। और एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में भी मारुति की कार लोग खरीदते रहे, तो लोग ट्रस्ट करते हैं मारुति के ऊपर ना। रिटर्न मटेरियल, राइटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं बेसिकली, कई बार कंपनी बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, स्पेशल डॉक्यूमेंट, ब्रोशर्स वगैरह, ये क्या करती है, जो भी पार्टीज हैं जो कि इन्वॉल्व है उनके बिजनेस में, उनके साथ में जो रिलेशनशिप बना के रखे, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, जो कि आपके सप्लायर्स हो गए कंपनी के, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, तो इनको एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट की कॉपीज भेजते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो देखते हैं, पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में पता चलता है, बैलेंस शीट से परफॉर्मेंस पता चलता है। तो इससे वो इन्वेस्टर्स के साथ में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। बिकॉज इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस, ये जो इन्वेस्टर रहते हैं यही पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो राइटिंग मटेरियल उनको भी चाहिए, देखना रहता है, तो उसको बेचते हैं। फिर पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, पब्लिक सर्विस में भी कंपनी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि स्कूल खोल देना, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खोलना, है ना, पार्क पार्क ओपन करना लोगों के लिए, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम चलाना, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स, इस तरह के क्यों करते हैं बेसिकली, प्लांटेशन ऑन रोड साइड। तो ये सोशल सर्विसेज दिखाते हैं कंपनी को कि कंपनी ये दिखाना चाहती है बेसिकली, सी वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी। जब भी कोई कंपनी चलती है, लाइक सीमेंट फैक्ट्री की अगर बात करें, तो पॉल्यूशन बहुत होता है एनवायरनमेंट में, आयरन स्टील से भी बहुत पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह की बेसिकली पब्लिक सर्विस की एक्टिविटीज इसलिए की जाती है ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए मार्केट में कि हम लोग सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू। If you have any kind of doubt, you can ask me on WhatsApp.